नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग, पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शक्ति अर्थात पावर का अध्ययन करेंगे। शक्ति रॉबर्ट वायरस्ट्रेट शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। इनका कहना है कि यह एक बल प्रयोग है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, मर्गन्थो जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण विचारकों में से गिने जाते हैं, महान विचारकों में से गिने जाते हैं, उनका कहना भी था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। प्रत्येक देश यहाँ अधिक शक्ति, अधिक पावर अर्जित करने के लिए संघर्ष करता रहता है। राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य अन्य व्यक्तियों के कार्यों एवं मस्तिष्क पर नियंत्रण करना है। जब हम राजनीतिक शक्ति की बात करते हैं, अगर अपने देश में देखा जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखा जाए, तो प्रत्येक जो व्यक्ति है या प्रत्येक देश का जो कार्य है वह यह है कि दूसरों को अपने अनुसार निर्देशित किया जाए या नियंत्रित किया जाए। राजनीति विज्ञान में जॉर्ज कैटलिन वह पहला राजनीति शास्त्री थे जिन्होंने एक ऐसी व्यवस्थित सिद्धांत अथवा संकल्पनात्मक संरचना का विकास किया जिसमें शक्ति को केंद्रीय स्थान दिया गया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर हम बात करें, इसमें शक्ति एक महत्वपूर्ण और केंद्रीय स्थान रखता है, अर्थात शक्ति के चारों ओर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति घूमती है। उनका मानना था कि नियंत्रण की प्रत्येक प्रक्रिया राजनीति विज्ञान का घटक है। उनका मत यह भी था कि सहयोग भी शक्ति का एक तत्व हो सकता है। हम कहें कि अगर हम शक्ति का निर्माण कर रहे हैं या हम शक्तिशाली हैं या कोई देश शक्तिशाली है, तो वह अपना बल ही दिखाए, यह जरूरी नहीं, वह सहयोग से भी अपनी शक्ति को दिखा सकता है। अगर हम समाज में कहें कि अगर कोई हमारा रिश्तेदारी है कि अगर वो हमारे किसी समय कोई बड़ी विपदा हमारे ऊपर आ जाए और कोई ऐसा हमारा रिश्तेदार है जो हमें बहुत बड़ी आर्थिक मदद करे, तो हमारे मस्तिष्क में ये आता है कि कहीं न कहीं अरे ये तो बहुत अमीर है, ये तो बहुत शक्तिशाली है। तो वही भावना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखी जाती है। जो शक्तिशाली देश है वह सहयोग के भाव से भी या सहयोग के द्वारा भी अपनी शक्ति को दिखा सकता है। मॉर्गन्थो जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक महान विचारक है, उनका कहना है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य भले कुछ भी हो, उसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना ही है। मतलब जितने भी देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभाते हैं या जो कमजोर देश कहे जाते हैं उनके पास शक्ति नहीं है, और जो मजबूत देश कहे जाते हैं उनके पास शक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं राष्ट्रीय शक्ति की अगर बात की जाए तो शक्ति से तात्पर्य सैनिक शक्ति से ही लगाया जाता है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि वो शक्तिशाली है, अगर हम वर्तमान में अपने समाज में भी कहें कि वो बहुत शक्तिशाली है, तो सबसे पहले हम फिजिकल उसकी पावर की बात करते हैं। तो उसी रूप में जो किसी देश की जो फिजिकल पावर देखी जाती है उसकी वह सैन्य शक्ति ही है। जबकि मॉर्गन्थो शक्ति से तात्पर्य राजनीतिक शक्ति से लेता है। मॉर्गन्थो कहते हैं कि जो अगर कोई देश शक्तिशाली है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। कई बार हम शक्ति और बल को एक ही अर्थ में लेते हैं, उसका एक ही संदर्भ में हम लेते हैं, परंतु ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। बल को शक्ति का एक उपकरण माना जाता है, मतलब शक्ति स्थापित करने के लिए हम बल का प्रयोग करते हैं। यदि बल प्रयोग होता है तो राजनीतिक शक्ति का अंत हो जाता है। जहाँ शक्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, वहीं बल हिंसा पर आधारित है। अगर आप अपने साथ में ही देख लीजिए, अगर आपको अपने दोस्त से किसी से मदद लेनी है, अगर आप पोलाइटली कहेंगे प्लीज़ मुझे ये दे दो वो दे दो, तो वो आराम से आपकी मदद कर सकता है। इसके बजाय आप बिल्कुल रौब से करेंगे कि मुझे 100 रुपये हैं देने हैं, लाओ दो और मुझे ज़रूरत है। अगर आप बहुत रूडली उससे बात करोगे, बहुत ज़्यादा आदेशित करके उससे बात करोगे, अगर वो उसके बाद रुपये होंगे भी तो मना कर देगा, नहीं मेरे पास नहीं है। तो यही चीज़ है कि बल जब प्रयोग किया जाता है तो उससे कहीं ना कहीं हानि ही होती है। अगला आता है राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी कर्ता दूसरों को निम्नलिखित के आधार पर प्रभावित करता है। मतलब कोई भी देश अपनी शक्ति के लिए दूसरों को निम्नलिखित के आधार पर प्रभावित करेगा। पहला बल, या तो बल दिखाकर या प्रभुत्व दिखाकर या क्रिया कौशल दिखाकर। बल में भौतिक शक्तियों का प्रयोग होता है, अर्थात आप जबरदस्ती कुछ डरा धमकाकर या कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण करके अपना कार्य करवा सकता है, या फिर जिस तरीके से वर्तमान में कोविड-19 की दवा के लिए जो मलेरिया की दवा थी वो थोड़ी सहायक हुई, तो अमेरिका ने रिक्वेस्ट की भारत से लेने के लिए। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, और प्रबुद्ध मतलब आदेशित करके। तो जो बल और प्रभुत्व साथ साथ कार्य करते हैं। शक्ति व बल एक दूसरे से उसी प्रकार जुड़े हैं जैसे एक शरीर में आत्मा। शक्ति और प्रभाव,
बल प्रयोग, दंड और हिंसा को जब सख्ती से अलग किया जाता है तो वो प्रभाव कहलाता है। मतलब आप अगर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना पावर नहीं दिखा रहे, बल नहीं दिखा रहे हैं, उसको पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, दंड नहीं दे रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं या हिंसा नहीं कर रहे हैं और फिर भी अपना काम निकाल ले रहे हैं, कुछ ऐसे टेक्निक्स आप अपना रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम? प्रभाव। प्रभाव को हम गुप्त शक्ति के रूप में देखते हैं। मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने में बहुत होशियार होंगे, लेकिन व्यवहारिक तौर पर, सामाजिक तौर पे उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने में एवरेज होंगे, मतलब ठीक ठाक मार्क्स ला रहे, लेकिन उनका व्यवहार इतना अच्छा होगा कि पूरा जो क्लास है वो उसके इर्द गिर्द घूमता होगा और उसके कार्य को आसानी से कर देता हो। तो यही स्थिति हम शक्ति में देखते हैं। रॉबर्ट डहल के अनुसार प्रभाव व्यक्तियों, समूहों, समुदायों, संगठनों, राज्यों के बीच संबंध है। इसमें एक देश दूसरे देश को कोई कार्य करने हेतु प्रेरित करता है, मतलब कुछ ऐसे कार्य करता है कि दूसरा देश उसकी मदद कर सकता है। जैसे कि आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ एक ऐसा वर्ड है जिससे बहुत सारे काम हो सकते हैं, या सॉरी ऐसा वर्ड है जिससे आपको आसानी से क्षमा मिल सकती है। जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो उस पर मानवीय व्यवहार देखने को मिलता है। मतलब अगर भारत कोई ऐसा निर्णय ले रहा है, तो जैसे भारत की विदेश नीति को जो संचालित कर रहे हैं अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनका जो व्यवहार है, उनके व्यवहार का जो तरीका है वो विदेश नीति को जरूर प्रभावित करेगा। प्रभाव व शक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। अगर आप शक्ति की बात देखते हैं या शक्ति की बात आप देखते हैं तो उसमें उसकी बात करते हैं तो देखते हैं कि प्रभाव शक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। प्रभाव के द्वारा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। रॉबर्ट डहल ने भी प्रभाव व शक्ति को संबंधात्मक कहा। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव से तात्पर्य यही है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करे और अपने हित में कार्य कराए। शक्ति के स्रोत, सोर्सेज ऑफ पावर। शक्ति के स्रोत के अंतर्गत कई तत्व आते हैं। हम कहें कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली है, इराक बहुत शक्तिशाली है, भारत बहुत शक्तिशाली है। तो भारत, अमेरिका या इराक, ईरान, सऊदी अरब, इनमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, या चीन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम कहें कि ये शक्तिशाली हो रहे हैं? तो सबसे पहले आ गया आपका धन संपदा, इकोनॉमी किस तरीके की है, या वहाँ का जो मुद्रा है उसकी कितनी मजबूती है। दूसरा है प्राकृतिक संपदा, कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे कि आपका तेल के कोई आप देखेंगे कि जो ओपेक के देश हैं, आपके इराक, ईरान, सऊदी अरब, वहाँ तेल के भंडार हैं और भारत में तेल के भंडार नहीं है, अमेरिका में तेल के भंडार नहीं है। इसके अलावा अस्त्र शस्त्र, परमाणु हथियार, आज जो परमाणु हथियारों से संपन्न देश है वो ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। या उसके बाद है मानव संसाधन, जहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, साइंटिस्ट से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, या जिनके उपग्रह अंतरिक्ष में ज़्यादा है उनको ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। वैज्ञानिक क्षेत्र में जिसने प्रगति ज़्यादा की है उनको शक्तिशाली माना जाता है। या भौगोलिक स्थिति, जैसे भारत की देखी जाए भौगोलिक स्थिति, यहाँ पे जलीय क्षेत्र भी है, हिमालय भी है, और बहुत सारे यहाँ पे संसाधन ऐसे हैं जो नेचुरली भारत को मिले हुए हैं जो भारत को शक्तिशाली बनाते हैं। तो इस तरीके से ये जो स्रोत हैं ये शक्ति के स्रोत में आते हैं। अगला है शक्ति के प्रकार। सबसे पहले आता है शारीरिक शक्ति, फिजिकल जिसे हम बोलते हैं। इसे राजनीतिक शक्ति और सैन्य शक्ति इसके अंतर्गत आता है, फिजिकल पावर के अंतर्गत। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक शक्ति। यह शक्ति मस्तिष्क और भावनाओं से नियंत्रित होती है। प्रचार माध्यमों के द्वारा विचारों को प्रभावित एवं नियंत्रित किया जाता है। कोई भी देश इस तरीके का प्रचार करेगा कि वो क्या हो जाए, एक अच्छा प्रभाव दूसरे देशों के ऊपर डाल सके। उसके अलावा है आर्थिक शक्ति। राजनीतिक एवं अन्य सभी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए आर्थिक शक्ति के द्वारा उसको नियंत्रित किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति है। आर्थिक शक्ति के द्वारा ही हम दूसरे देशों से संबंध बना सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक मजबूत शक्ति मानी जाती है। शक्ति प्रयोग की विधियाँ, तो आप जो पाश्चात्य जो हमारे प्राचीन राजनीति विचारक हैं उसमें आप देखेंगे कौटिल्य ने जब कहा कि जो वैदेशिक संबंध बनाने हैं उसके लिए हमें साम, दाम, दंड, भेद इस तरह की नीतियाँ अपनानी होगी। तो वर्तमान में भी कहा गया है कि अगर आपको दूसरों के निर्णय को प्रभावित करना है या युद्ध रोकना है या फिर कोई वैदेशिक संबंध बनाने हैं या कोई ऐसा इन्वेंशन दूसरे देश में हो चुका है जिसकी आवश्यकता आपको भी है, आप उससे खरीदना चाहते हैं, तो समझाएंगे या फिर प्रलोभन
वेतन देंगे, पैसों से खरीदना चाहेंगे, या फिर उसे पनिशमेंट देने की सोचेंगे, आक्रमण करने की सोचेंगे, जो दूसरे देश से आपको खतरा हो रहा है, बल प्रयोग करेंगे, तो ये शक्ति प्रयोग के साधन है। शक्ति को साधन और साध्य दोनों ही माना जाता है। यह साधन है क्योंकि इससे राष्ट्र हित की पूर्ति होती है। कोई भी देश है उसके राष्ट्रीय हित इससे सुरक्षित होते हैं। इसे साध्य भी कहा जा सकता है क्योंकि शक्ति का आधिपत्य बना रहना राष्ट्र हित की सुगम सिद्धि के लिए आवश्यक है। इसके अलावा शक्ति का मापन, हम इसका मेजरमेंट कैसे करें कि कोई देश शक्तिशाली है। अब जैसे वर्तमान जो परमाणु युग है, इसमें इस बात का निर्णय ले पाना बहुत कठिन है कि शक्ति का ऐसा कौन सा मापक है कि हम कह सकें कि अमेरिका ज़्यादा पावरफुल है या ईरान या भारत या चीन। ईरान से 6 माह तक अमेरिका के जो बंधक थे उनको ईरान ने अपने यहाँ बंधक बनाए रखा और छोड़ने से इनकार कर दिया। और इस आधार पर क्या हम ये कहें कि ईरान शक्तिशाली है? क्योंकि ईरान अपने आप में एक खनिज संपदा से संपन्न देश है, ओपेक देशों का सदस्य है। तो कभी कभी ये देखा जाता है कि विशाल सेना होने के बाद भी कोई देश दूसरे देश पर आधिपत्य नहीं जमा पाता। आप एक उदाहरण दे सकते हैं कि अमेरिका वियतनाम से वर्षों तक लड़ता रहा और अंत में उसे पीछे हटना पड़ा। तो क्या इस आधार पर हम ये मान लें कि वियतनाम अधिक शक्तिशाली है? तो भारत का कई बार पाकिस्तान से युद्ध हुआ है, चाइना से युद्ध हुआ है, तो उसमें उसने चाइना को और पाकिस्तान को हराया है। क्या ये मान लें कि भारत ज़्यादा शक्तिशाली है? शक्ति के मूल्यांकन के कारण शक्ति के अनुमान और वास्तविकता में अंतर देखा जाता है। दूसरे देश के किसी देश के निर्देशों को किस प्रकार मानते हैं, जो निर्देश हैं। मतलब अगर हम कहें कि अमेरिका शक्तिशाली है तो इसके आधार पर तो ये होना चाहिए कि विश्व के जितने भी देश हैं उनका निर्देश या उसके जो अमेरिका है जितने देशों को आदेशित कर रहा है वो सारे देश उसको मान लें, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। तो अमेरिका को पूर्ण रूप से हम शक्ति नहीं कह सकते। शक्ति का सापेक्ष होना, कोई भी देश कुछ क्षेत्र में कुछ देशों से शक्तिशाली है, जैसे जो आपके ओपेक के जो राष्ट्र हैं वहाँ खनिज संपदा है, या जो आपकी अमेरिका है वहाँ वैज्ञानिक तकनीकी है, लेकिन फिर भी वो खनिज संपदा अपने देश में उत्पन्न नहीं कर सकता। तुलनात्मक स्वरूप, जब हम शक्ति की बात करते हैं तो यह किसी देश के साथ इसकी तुलना होती है, मतलब उसके सामने कोई कमज़ोर है और मतलब ये तुलनात्मक स्थान रखता है। शक्ति की दृष्टि से राष्ट्र समान नहीं होते। कोई भी दो राष्ट्र हैं, हम ये नहीं कह सकते कि बराबर शक्तिशाली है। शक्ति का विश्वसनीय होना, अर्थात अधिक यदि एक राष्ट्र विरोधी राष्ट्र को धमकी दे लेकिन उसके अनुसार कोई व्यवहार न करे तो हम उसको शक्तिशाली नहीं कह सकते। अगर पाकिस्तान भारत के लिए कोई ऐसा कदम उठा रहा है जो भारत के लिए नुकसानदेह हो और भारत कहे कि आप पीछे हट जाइए, इस जो कार्रवाई आप करना चाहते हैं वरना हम आपके ऊपर आक्रमण करें, और भारत उस पर आक्रमण न करे, तो इसकी जो शक्ति की विश्वसनीयता है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो अगली बार से पाकिस्तान सोचेगा कि भारत तो ऐसा कहता रहता है। वही उदाहरण आप ले सकते हैं कि आपके मम्मी पापा कहे कि मोबाइल छोड़ दो वरना तुम्हारी पिटाई होगी, लेकिन तुम्हारी पिटाई नहीं होगी तो तुम डरोगे नहीं कभी। लेकिन किसी दिन एक दिन पकड़ के जम के पीट दिया जाए तो आपके मन में डर बैठ जाएगा कि हाँ, अगर मैं मोबाइल नहीं छोड़ूंगा मम्मी पापा के कहने पर तो अवश्य ही मेरी पिटाई होगी। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं वो शक्ति के निर्धारण के लिए आवश्यक है। शक्ति की विशिष्ट रूपता, यदि एक राष्ट्र के पास परमाणु अस्त्र हैं और उसका विरोधी आश्वस्त है कि ये देश तो बहुत शांति प्रिय है, ये इसका प्रयोग नहीं करेगा, तो इस तरह की परमाणु शक्ति का भी कोई औचित्य नहीं है। शक्ति की परिवर्तनशीलता, अगर हम ये कहें कि आज विश्व में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है तो उसकी यह स्थिति जरूरी नहीं कि आने वाले 10 साल में ऐसी ही हो सकता है आने वाले समय में चाइना या भारत या रूस उसको टक्कर दे, और ऐसी स्थिति में जो शक्ति की जो परिवर्तनशीलता है वो बनी रहेगी, और हो सकता है अगले कई वर्षों में कोई नया शक्तिशाली देश उभर कर सामने आ जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए शक्ति को स्थापित करना और अपनी शक्ति को बनाना प्रत्येक देश का कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि अगर वो अपने परमाणु हथियारों को नहीं बनाता है, अपनी शक्ति का विकास नहीं करता, अपनी सैन्य शक्ति का विकास नहीं करता है, या अपनी मुद्रा को मजबूत नहीं करता है, कहीं न कहीं दूसरे देश से उसको खतरा बने रहेगा। भले ही वो परमाणु हथियारों का प्रयोग न करे, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो उसके द्वारा परमाणु हथियारों का प्रयोग भले ही नहीं किया जाए, लेकिन दूसरे देशों को दिखाने के लिए और दूसरे देशों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसे परमाणु हथियारों का निर्माण करना चाहिए। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।